फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि है नेमिंग रिएक्शंस पे बेस्ड। और इसमें हम जनरली नेमिंग रिएक्शंस पढ़ेंगे जो कि हमारे कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन या कार्बन हीट्रो एटम न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, उनका हम देखेंगे कि रिएक्शन क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी रिएक्शन है वो है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन को हम पर्किन कंडेंसेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जो पर्किन रिएक्शन है ये सबसे पहले जो है इंग्लिश केमिस्ट विलियम हेनरी पर्किन ने 1868 में दी थी और उन्हीं के नाम पे जो है इस रिएक्शन को पर्किन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब ये पर्किन रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, मतलब कि इसमें कौन कौन से सबस्ट्रेट्स यूज़ होते हैं, किसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, क्या इसमें प्रोडक्ट बनता है, तो वही देखेंगे हम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको दिखाऊं तो मैंने लिखा है कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो रिएक्ट करते हैं एलिफेटिक एनहाइड्राइड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ ए बेस और हीट, है ना। तो वो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, तो इसी रिएक्शन को देख करके हम बोल सकते हैं कि पर्किन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। अच्छा, उससे पहले एक बात की, जो एलिफेटिक एनहाइड्राइड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये कंडीशन है इस रिएक्शन की कि जो एलिफेटिक एनहाइड्राइड है उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, क्यों ज़रूरत होती है वो जब हम मैकेनिज्म समझेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि 2 अल्फा हाइड्रोजन्स क्यों ज़रूरी हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को देख के, जनरल रिएक्शन को देख के हम पर्किन रिएक्शन की डेफिनेशन बना सकते हैं कि पर्किन रिएक्शन क्या है। एक कंडेंसेशन रिएक्शन है ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड एलिफेटिक एनहाइड्राइड्स कंटेनिंग 2 अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, in the presence of base and heat which result in the formation of alpha beta unsaturated acid। तो बन गई डेफिनेशन यहाँ से। अब बात आती है कि जो बेस हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो बेस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, बेस जो है वो मोस्टली हम यूज़ करते हैं सोडियम पोटाशियम सॉल्ट ऑफ एसिड कॉरस्पॉन्डिंग टू एनहाइड्राइड यूज्ड इन द रिएक्शन। मतलब क्या हुआ इसका कि जो एलिफेटिक एनहाइड्राइड हमने यहाँ पे यूज़ किया है, अब जो एनहाइड्राइड होता है वो कैसे बनता है, 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स, जो 2 एसिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से जो है एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और हमें बना देता है वो एनहाइड्राइड। ओके, ये इस तरह से और यहाँ पे आर, क्लियर है। तो जब ये एनहाइड्राइड यहाँ पे बना है तो किससे बना है, इन एसिड से बना है। तो इन्हीं एसिड्स का जो सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होगा वही हम जो है यूज़ करेंगे एज ए बेस। तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर एनहाइड्राइड मेरे पास ये है, ठीक है, तो एनहाइड्राइड अगर ये है तो इसका जो बेस हम लेंगे इसके लिए, वो बेस आपका क्या होगा, तो वो बेस क्या बन जाएगा आपके पास, ये CH3 C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, अगर एनहाइड्राइड है हमारे पास इथाइल वाला, ठीक है, इथाइल ग्रुप्स लगे हैं R की जगह पे, तो बेस क्या हो जाएगा, इथाइल और C डबल बॉन्ड ONA एंड सो ऑन। जो भी यहाँ पे R ग्रुप होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा बेस होगा। अब और क्या बेस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, सोडियम पोटाशियम सॉल्ट ऑफ एसिड के अलावा और क्या बेसिस हम यूज़ कर सकते हैं, वो है सोडियम कार्बोनेट, क्यूनोलिन, पेरिडीन या फिर ट्राइथाइल एमीन। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि इस रिएक्शन में ये जितने भी बेस हम यूज़ कर सकते हैं ये सारे के सारे बेस जो हैं वो वीक बेस हैं। ठीक है, और वीक बेस को जो है हम जो हमारे रिएजेंट्स हैं यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं, रिएजेंट क्या है, एलिफेटिक एनहाइड्राइड ही है ना। और तो ये जो है ये एक वीक एसिडिक रिएजेंट है। तो वीक बेस को वीक एसिडिक रिएजेंट के साथ जब हम यूज़ कर रहे हैं तो रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है और वो टेम्परेचर जो होता है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 165 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इससे ऊपर हम हीट नहीं करेंगे तो हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती है इजीली। ओके, अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है कि जो हमने यहाँ पे एनहाइड्राइड एलिफेटिक एनहाइड्राइड यूज़ किया है वो एक्सेस में लेना है। एक्सेस में क्यों लेना है, क्योंकि एनहाइड्राइड ही यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह एक्ट करता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, तो उसकी हमारे को अमाउंट जो है वो ज़्यादा लेना होता है। ठीक है, कंडीशंस हो गई
कि किस किस तरह का कंडीशन होना चाहिए रिएक्शन के लिए। तो अब रिएक्शन देख लेते हैं क्या रिएक्शन है। नॉर्मली जो हम यहाँ पे लेते हैं वो होता है आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड जो है वो बेंजल्डिहाइड है, एरोमेटिक ग्रुप लगा दिया है C6H5। और जो एलिफेटिक एनहाइड्राइड लेना है हमें वहाँ यहाँ पे, वो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में एसिटिक एनहाइड्राइड ही लेते हैं। तो अगर एसिटिक एनहाइड्राइड हमने लिया है तो जो यहाँ पे बेस होगा, बेस क्या होगा, सोडियम एसीटेट। ठीक है, टेम्परेचर मोर देन 165 डिग्री, तो 170 से 180 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर 5 आवर के लिए रिएक्शन लगती है। तो हमें क्या मिलता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो यहाँ पे हमने बेंजल्डिहाइड से बनाया है तो ये है हमारे पास सिनेमिक एसिड। ओके, और रिलीज हो जाता है यहाँ पे एसिटिक एसिड। अब देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो मैकेनिज्म देखते हैं तो हमें पता है कि जो सोडियम एसीटेट होता है वो वीक बेस है हमारे पास, तो इक्विलिब्रियम में रहता है एसीटेट आयन और सोडियम पॉजिटिव की फॉर्म में, है ना। अच्छा, तो स्टेप फर्स्ट क्या है इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। सबसे पहले इनोलेट आयन की फॉर्मेशन होगी, और वो कैसे होती है, ये हमारे पास है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड में होता है हमारे पास एसिटिक हाइड्रोजन, और हम यूज़ क्या कर रहे हैं, बेस। बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना। तो बेस जो है यहाँ पे एसीटेट है, एसीटेट आयन। ये क्या करता है, अल्फा हाइड्रोजन जो यहाँ पे है, इस साइड भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों सिमेट्रिकल है तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से ये रिमूव करता है और एसिटिक एसिड की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कार्बन जो CH2 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर ये जो अभी हमारे पास बना है कंपाउंड, तो वो क्या कहलाता है, कार्बन एनायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन जो कार्बन एनायन है यहाँ पे वो रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आता है नेगेटिव और यहाँ आता है डबल बॉन्ड, तो ये बन जाता है आपका इनोलेट, इन प्लस 8। ठीक है, इनोलेट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में तो फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन हो गई। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो इनोलेट आयन है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड पे अटैक करता है। ठीक है, कैसे, देखिए इनोलेट आयन जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। क्यों, क्योंकि इनोलेट जो है वो कार्बन एनायन बनाता है बाय रेजोनेंस। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है कार्बन एनायन की फॉर्म में, इनोलेट में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड पे, तो इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी बोल देते हैं। तो होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन का इनोलेट में जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो डबल बॉन्ड है ये आपका कार्बन, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन ऑफ कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे बन जाता है। ये क्या है आपका एल्कोक्साइड, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो इसको हम बोलेंगे एल्कोक्साइड आयन। ओके, फिर आती है थर्ड स्टेप की बात। थर्ड स्टेप क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर एसाइलेशन या फिर एसिटाइलेशन। ठीक है, एसाइलेशन एसिटाइलेशन का मतलब कि अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लिया हुआ हमने पहले, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप माइग्रेट करता है। अगर हमने कोई और एनहाइड्राइड लिया है जिसमें कि R ग्रुप होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका एसाइलेशन, है ना। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एसिटाइलेशन, हमने एसिटिक एसिड लिया है तो हम एसिटाइलेशन बोल देंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर एसिटाइलेशन जो है यहाँ पे वो एक साइक्लिक 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट या इंटरमीडिएट की फॉर्म में होती है। ठीक है, उसमें होगा क्या कि जो ऑक्सीजन का ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ये अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पे, ये वाली कार्बोनाइल कार्बन पे, ये पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये पूरा का पूरा जो एसिटाइल ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक साइड आपका कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा और दूसरी तरफ आपकी एसिटाइलेशन हो जाएगी, तो इसीलिए इसको इंट्रामॉलिक्यूलर एसिटाइलेशन बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे हो रहा है ये जो एल्कोक्साइड है जो सेकंड स्टेप में बना था उसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है।
अब ये क्या है, ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव ऑक्सीजन चार्ज है ये अटैक करता है यहाँ पे कार्बन के ऊपर, कार्बोनाइल कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है ना, और ये डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक 6 मेंबर इंटरमीडिएट बना हुआ है, ठीक है। तो जब इसमें भी हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ पे वापस आता है और ये जो बॉन्ड यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन का पुराना वाला बॉन्ड है वो ब्रेक कर जाता है। ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, कार्बोक्सिलेट आयन, और ये जो एसिटाइल ग्रुप था यहाँ पे प्रेजेंट, ये कहाँ शिफ्ट कर गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रीअरेंजमेंट की जो यहाँ पे हुई है थोड़ी सी, उसकी ये है कि जब पहले हमारे पास एल्कोक्साइड आयन था जो कि इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लेकिन आफ्टर रीअरेंजमेंट क्या बन जाता है हमारे पास, कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि ज़्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल, है ना, इट इज़ मोर स्टेबल। तो यही इसकी ड्राइविंग फोर्स भी थी रीअरेंजमेंट की यहाँ पे। फिर आती है बात फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, एसिटाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन। कौन सा कार्बोक्सिलेट आयन, जो यहाँ पे बना है, इसी कार्बोक्सिलेट आयन की अब हम एसिटाइलेशन कराएंगे फिर से, ठीक है। एसिटाइलेशन जो है कार्बोक्सिलेट आयन की वो करवाएंगे हम विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि हमने एक्सेस में ऑलरेडी यूज़ कर रखा है रिएक्शन में। तो उसकी वजह से कंपाउंड जो है वो ये एसिटाइलेटेड मॉलिक्यूल बनता है बाद में। कैसे, ये था हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन जो थर्ड स्टेप में बना था। इसका जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है फिर से एक कार्बोनाइल कार्बन जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उस पर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के पास आएगा नेगेटिव चार्ज, फिर से वो नेगेटिव चार्ज वापस जाएगा। इसलिए इसको हमने डबल एरो से भी दिखाया है कि पहले ऑक्सीजन के पास आता है फिर ऑक्सीजन के वापस यहाँ पे जाता है, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। तो अगर वापस जाएगा तो नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो यही है कि आपका जो एसिटेट आयन है वो रेजोनेटिंग स्टेबलाइज है, वो बाहर रिलीज हो रहा है, तो इसलिए एसिटाइलेशन जो है वो पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ देखिए अब जो कार्बोक्सिलेट आयन था उस पर एसिटाइल ग्रुप जो है यहाँ पे लग गया, तो इसीलिए हम इसको बोला एसिटाइलेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन स्टेप 4 में। बात आती है स्टेप 5 की। 5th स्टेप क्या है, एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन फ्रॉम 1 क्या है, ये वाला कंपाउंड, ठीक है, जिसकी हमने अभी एसिटाइलेशन करवाई। इसमें हम क्या कराएंगे, एलिमिनेशन कराएंगे कार्बोक्सिलेट आयन की, ठीक है। कैसे होगी, तो जो एसिटेट जो कार्बोक्सिलेट आयन 4th स्टेप में रिलीज हुआ था ये वाला, ठीक है, यही यहाँ पे क्या करता है, एक बेस की तरह एक्ट करता है, ओके। ये बेस जो है एक एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन कौन सी है, ये वाली, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन, मोर एसिडिक हाइड्रोजन यही है क्योंकि इसके बगल में यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इसको मोर एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करता है और एसिटिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, डबल बॉन्ड बनाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ पे जाएगा और कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्म में ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या हुई, एलिमिनेशन हुई एक तरह से, एक ये ग्रुप एलिमिनेट हुआ और एक ये ग्रुप एलिमिनेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक। तो इसीलिए ये जो एलिमिनेशन है ये E2 टाइप की एलिमिनेशन होती है यहाँ, ओके। तो हमारे पास क्या बनता है अल्टीमेटली, ये वाला कंपाउंड C6H5CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, CH, फिर आगे C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। तो ये क्या है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, है ना। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप 6 जो है वो है हाइड्रोलिसिस, ओके। इसमें क्या होगा कि जो कंपाउंड लास्ट में भी बनाया हमने स्टेप 5th में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एनहाइड्राइड, उसकी हम करवाएंगे हाइड्रोलिसिस, जिससे कि हमें मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। कैसे होगी हाइड्रोलिसिस, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगी, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल कैसे तोड़ता है इस एनहाइड्राइड को, यहाँ से ब्रेक करेगा, ठीक है। वाटर का एक H जाएगा एसिटेट आयन के साथ, दूसरा OH जाएगा इस वाले ग्रुप के साथ, ठीक है। और ये हमारे पास बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड जो है वो अलग से बाहर निकल गया, ओके। तो ये एक सिनेमिक एसिड है और अगर पूरा नाम इसका देखना हो तो क्या है, बीटा पे फिनाइल ग्रुप, बीटा फिनाइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड,
ठीक है। इसमें जो ये एसीटेट वाला जो एसिड वाला जो ग्रुप है वो कहाँ से आया, ये एनहाइड्राइड से आया। और ये जो पिंक में जो मैंने दिखाया है C6H5CH, ये वाला पार्ट कहाँ से आया है, ये आया आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड से। ठीक है, मैंने इनको अलग कलर से ही दिखाया है पीछे स्टार्टिंग से लेके, तो आप देख सकते हैं इसको कि कैसे कौन सा ग्रुप कहाँ से आया है। ओके, फिर बात आती है कि जो स्टेप 3 में हमारे पास एक कार्बोक्सिलेट आयन बना था। कुछ एक केसेस में कभी कभी मतलब स्मॉल अमाउंट में वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलती है, जिससे कि हमारे पास एक माइनर प्रोडक्ट एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो कैसे होगी डीकार्बोक्सिलेशन, देखिए ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये जो डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट करेगा। तो इससे क्या बना हमारे पास C6H5CH, है ना, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, एल्कीन बन गई, माइनर होती है, कम अमाउंट में बनती है पर्किन रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये CO2 की फॉर्म में निकल गया और ये आपका एसीटेट की फॉर्म में निकल गया। ठीक, तो ये साइड रिएक्शन भी कई बार हमें देखने को मिलता है। तो फाइनल प्रोडक्ट में अगर हमने देखा, जो मेन प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला कार्बन जो था ये एल्डिहाइड से था और ये वाला कार्बन जो था हमारा एनहाइड्राइड से था। इन दोनों के बीच में जो है नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना है। तो मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि कार्बन कार्बन न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है यहाँ पे होती है, और कंडेंसेशन रिएक्शन इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड जो है वो स्मॉल अमाउंट में बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन रिएक्शन थी, CC बॉन्ड की फॉर्मेशन थी। इस जो मैकेनिज्म हमने पर्किन रिएक्शन का भी डिस्कस किया, उस मैकेनिज्म को सपोर्ट किया था कैलनिन ने 1928 में, जिसमें उन्होंने क्या किया था, कुछ एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने लिया था बेंजल्डिहाइड प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राइथैलेमीन और पिरिडीन एज ए बेस इंस्टेड ऑफ सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट नहीं लिया उन्होंने, ये वाले बेसिस यूज़ किए। ठीक है, तो प्रोडक्ट उनको वही मिला सिनेमिक एसिड। जब हमने ये वाला बेस यूज़ किया तब भी हमें सिनेमिक एसिड मिला था, अगर ये वाले बेसिस यूज़ किए तो भी सिनेमिक एसिड। लेकिन वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि बेंजल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड नहीं लिया, यहाँ पे सोडियम एसिटेट ले लिया और बेस पिरिडीन ही रखा, तो कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब कि वहाँ पे कोई सिनेमिक एसिड नहीं बना। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ करते हैं वो कि जो एनहाइड्राइड है यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर कोई और एनहाइड्राइड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, पर्किन रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए। और जो फाइनल प्रोडक्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो पार्ट आया था वो मैंने आपको दिखाया भी है ऊपर, तो वो वाला पार्ट जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से ही आता है, ना कि किसी बेस से। जो बेस यहाँ पे हम सोडियम एसिटेट ले रहे हैं, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मैंने सोडियम एसिटेट लिया था तो यहाँ पे भी सिनेमिक एसिड बन जाना चाहिए था, है ना, लेकिन यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड नहीं था तो रिएक्शन नहीं हुई। तो इट मीन एसिटिक एनहाइड्राइड इज मोर इम्पॉर्टेंट, है ना, तो वो जरूरी है रिएक्शन पर्किन रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट है कि जो हमारे एरोमेटिक एल्डिहाइड हमने यूज़ किया है उस पे अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं तो रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ देखा गया कि अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड की पैरा पोजीशन पे हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है पर्किन रिएक्शन की वो एनहांस हो जाती है। ठीक है, मीन्स यील्ड भी अच्छी आती है और जल्दी होती है रिएक्शन 82%। देखिए यहाँ पे NO2 लगाया और जब लास्ट में प्रोडक्ट बना पैरा नाइट्रोसिनेमिक एसिड, दैट इज कम टू बी 82%, है ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मैंने ऊपर क्या बोला, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देते हैं एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो वो जो है रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस कर देती है, डिक्रीज कर देती है, और जो एफिशिएंसी है रिएक्शन की वो भी कम हो जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, तो इसमें जब हम यील्ड देखते हैं ऑर्थो मिथाइल सिनेमिक एसिड की तो वो 15% होती है। अगर हम
यहाँ पे एरोमेटिक एल्डिहाइड में पैरा पोजीशन पे डाइमिथाइल अमीनो ग्रुप लगा दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है नेचर में, तो उस पे रिएक्शन होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने उसकी एफिशिएंसी को डिक्रीज कर दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के, है ना। एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास जब हमने मैकेनिज्म देखा तो यहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन पे जो है वो आपका इनोलेट जो है वो अटैक करता है ना। तो मतलब कि ये कार्बन जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो कार्बोनाइल कार्बन है एल्डिहाइड की वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं रहती है उतनी, ठीक है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे जो है वो डिक्रीज हो जाती है, और ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो इसलिए रिएक्शन फिर आगे होती ही नहीं है। तो आई होप आपको पर्किन रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी, उसका मैकेनिज्म अच्छे से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू वेरी मच।